नमस्कार। इस विशेष प्रसारण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। कोरोना काल में इस दुनिया भर में आए इस महासंकट में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। कोरोना की लड़ाई में WHO की लापरवाही दुनिया पर किस तरह से भारी पड़ी है, इसको लेकर कुछ सवाल खड़े होते हैं। WHO सवालों के घेरे में है और उसे जवाब देना चाहिए। इस वक्त जब मैं आपके साथ डिबेट में हूं, तकरीबन 24 लाख लोग दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित हो चुके हैं और तकरीबन 1,60,000 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से 80,000 से ज़्यादा मौतें अकेले यूरोप में हैं और तकरीबन 39,000 मौतें 39,000 मौतें अकेले अमेरिका के भीतर हो चुकी हैं। दुनिया भर पर आए इस महासंकट में WHO की भूमिका पर सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि ये मामला कोरोना वायरस का किसी एक देश का नहीं है, किसी एक घटना से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि दुनिया भर में ये जो ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक ये जो महासंकट आया है, इसके लिए WHO से सवाल होने चाहिए। WHO कोई अस्पताल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवा बनाने का संस्थान नहीं है, बल्कि दुनिया भर में स्वास्थ्य मामलों की कड़ी निगरानी करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका काम है दुनिया भर में फैली किसी भी बीमारी के बारे में देशों को आगाह करना, विश्व के नागरिकों को जानकारी देना, उसको फैलने से रोकना और उसके बचाव के उपाय बताना। WHO का गठन इन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस के मामले में WHO अपने उद्देश्यों में नाकाम रहा है, फेल रहा है। WHO ने वक्त रहते न तो दुनिया को इसकी जानकारी दी, न वक्त रहते इसके बारे में लोगों को अवेयर किया। यहाँ तक कि WHO पर गंभीर आरोप इस बात का भी है कि उन्होंने गलत जानकारी, बिना जांच रिपोर्ट आए गलत तथ्य दुनिया के समक्ष रखे। WHO की जो गलतियां हैं, उन गलतियों में से सबसे बड़ी गलती यह है कि उन्होंने जनवरी के प्रथम सप्ताह में ये बात कही थी कि ये वायरस इंसान से इंसान के बीच ट्रांसमिट नहीं होता है। इसके बाद तब दुनिया भर के तमाम देश इसको लेकर निश्चिंत हो गए और देशों ने कोई बड़ी तैयारी नहीं की। फिर जब जांच रिपोर्ट आई ताइवान की, उसके बाद ये पता चला कि ये वायरस इंसान से इंसान के बीच फैल रहा है। तो बिना जांच रिपोर्ट आए WHO ने कैसे ये रिपोर्ट जारी की थी और कैसे ये स्टेटमेंट दिया था, ये एक बड़ी गलती थी। दूसरी बड़ी गलती, खतरे के बारे में लोगों को आगाह न करना। और जब लोग मर रहे थे वुहान के भीतर, जब लॉकडाउन चल रहा था, तब जब दुनिया के दूसरे देशों ने चीन की यात्रा पर प्रतिबंध लगाए थे, तब WHO ने इसकी आलोचना की थी और ये कहा था कि लोग देश अपने बॉर्डर खोल कर रखें। कोरोना कोई ऐसा गंभीर मेडिकल इमरजेंसी का वक्त नहीं है और ना कोरोना ने कोई ऐसा गंभीर संकट दुनिया के लिए उत्पन्न करना है। यह WHO की तरफ से आधिकारिक रूप से कहा गया था। तो क्या WHO ने बिना जांच रिपोर्ट के ये दावा कर दिया था? तो WHO से इस बात पर भी सवाल किया जाना चाहिए। और नतीजा ये रहा कि जब दूसरे देशों की सीमाएं खुली रहीं, चीन और दूसरे देशों से आवागमन खुला रहा, कोरोना वायरस को दुनिया भर में फैलने के लिए, दुनिया भर में ये विध्वंस मचाने के लिए पर्याप्त वक्त मिला। 11 मार्च को जब इसको पैंडेमिक यानी महामारी घोषित किया गया, उसके पहले WHO ने इसको लेकर कोई बहुत गंभीर कदम नहीं उठाए। और विशेष तौर पर जब अमेरिका ने चीन पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था, तब सबको याद होगा कि उस वक्त WHO चीफ ने अमेरिका की आलोचना की थी और यात्रा प्रतिबंध हटाने की मांग की थी। यानी कि पूरा का पूरा मामला रहस्य के घेरे में है। सवाल WHO से बनता है क्योंकि स्वास्थ्य मामलों की जिसे निगरानी का दुनिया भर में जिम्मा दिया गया, उसने वक्त रहते देशों को सचेत क्यों नहीं किया। दुनिया के तमाम देश जिन्होंने, विशेष तौर पर यूरोपियन कंट्री का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने भी WHO के दिशा निर्देशों का पालन किया, उन्होंने गंभीर खामियाजा भुगता है और भुगत रहे हैं। जिन देशों ने वक्त रहते कदम उठा लिए, अपने मुताबिक सूचनाओं को अपने देशों में सक्रियता लाई और मेडिकल इमरजेंसी घोषित करके अपने देशों में ज़रूरी सुरक्षा उपाय किए, उन देशों में कमोबेश हालात बेहतर हैं। भारत उनमें से एक देश है जिसने वक्त रहते इसकी शुरुआत की और एयरपोर्ट से लेकर तमाम बंदरगाहों तक इस बात की व्यवस्था की कि हमें जांच करनी चाहिए। तब तक भले ही देर हो गई हो, लेकिन भारत ने वक्त रहते कदम उठाया था। जिन्होंने नहीं उठाया वो अब तक भुगत रहे हैं। इटली, स्पेन, फ्रांस जैसे देश इसके गवाह हैं। तो WHO के निर्देशों पर चलने का खामियाजा जिन देशों ने भुगता, वो उसका जवाब मांग रहे हैं और WHO को इसका जवाब देना चाहिए। एक के बाद एक गंभीर गलतियां और जांच रिपोर्ट के बावजूद लोगों को ये आश्वस्त करना कि
ये गंभीर बीमारी नहीं है या ट्रांसमिशन नहीं होता इसका, ये गलत जानकारी दुनिया के समक्ष क्यों लाई गई? और अब जब अमेरिका ने WHO का फंड रोक लिया है और दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है, एक वो जो WHO का विरोध कर रहे हैं और एक वो जो WHO का समर्थन कर रहे हैं। समर्थन करने वाले देशों में फ्रांस और स्पेन भी सम्मिलित हैं और चाइना तो खैर WHO के और चाइना के रिश्ते इस वक्त जग जाहिर है। मैंने आज की इस महत्वपूर्ण डिबेट पर ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है, ग्लोबल इम्पैक्ट कोरोना वायरस का क्या है, भारत के परिप्रेक्ष्य में वो कितना महत्वपूर्ण है और WHO से ये जो सवाल बनते हैं और आने वाला वक्त कितना चुनौतियों के भरा है, इस विषय पर बात करेंगे। मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा डॉक्टर नरेश त्रेहान का, मेदांता के चेयरमैन हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर SN संखवार जी मेरे साथ इस कार्यक्रम में आ गए हैं। अनिल कुमार गुप्ता जी फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, IAS अफसर रहे हैं और बहुत लंबा अनुभव भारत और विदेशों में इनका काम करने का है। मेरे साथ इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर हैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी भी आ गए हैं। बहुत शुक्रिया और आप सभी महानुभावों का मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करूंगा कि इस संकट काल में आप सब ने अपना वक्त निकाला। डॉक्टर त्रेहन, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं सर। WHO की भूमिका को लेकर पूरी दुनिया में गंभीर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। आप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डॉक्टर हैं, आपने WHO की भूमिका बहुत देखी है, उनको सलाह मशविरा भी बहुत दिए हैं। WHO एक के बाद एक गलती कैसे करता गया सर? देखो, ये है कि जो आजकल WHO का चीफ है, उसकी जब इलेक्शन हुई थी तो चीन ने उसका बहुत ज्यादा समर्थन करके उनको इलेक्ट कराया। तो ये तो बात सही है कि वो उनका आभारी है और जो भी हेल्प करने की कोशिश करी उसने कि भाई चीन को कोई क्लीन सर्टिफिकेट देने की या इस महामारी को कुछ दबाने की, वो बहुत गलत काम है। अब ये बात समझो कि किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले हमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन है WHO, और अगर जो उसके ऊपर ये आरोप लगा है तो उसको जब तक हम पूरी तरह से एक बार ये ना देखें कि उनको भी एहसास नहीं हुआ, उनसे भी गलती हुई कि उन्होंने वो जानबूझ के ऐसा करने की कोशिश करी। ये तीन मुद्दों के ऊपर बिल्कुल हर चीज के ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर जो उस पर कोई गलत काम निकला है, अगर जो कोई फेवरेटिज्म निकला है, तो ऐसी जो पोस्ट है, रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, जो बहुत दुनिया के लिए सारा हेल्थ सर्वे करना और मतलब एक तरह से बोले दुनिया की हेल्थ का रखवाला है। सर मेरा सवाल ये है कि चीन को ऐसा इतनी जल्दी क्लीन चिट देने की क्या जरूरत थी? फरवरी के 2nd और 3rd वीक में WHO के चीफ का स्टेटमेंट आया कि चीन बहुत अच्छे से कोरोना वायरस से लड़ रहा है और इसके प्रभावों को कम कर रहा है। चाइना की उन्होंने कई बार तारीफ भी की। बिना जांच रिपोर्ट के आपने किसी को क्लीन चिट क्यों दी? पहला सवाल। आपने ये भी कहा जनवरी में कि ये इंसान से इंसान में ट्रांसमिशन नहीं होता और होता रहा। आपने कहा ट्रेवल बैन मत लगाइए, और ट्रेवल बैन लगाने का नतीजा क्या रहा सर? दुनिया के सामने है। तो WHO गलत एडवाइजरी क्यों दे रहा था? तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, किस ख्याल से दे रहा है? एक तो हुआ कि सारा WHO ही फेल हुआ, तो उसके ऊपर तो बहुत सीरियस हमें विचार करना है कि WHO की जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉडी है, इसमें सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, इस पे पूरा भरोसा करते हैं जी। अब जब बात भी पूछोगे तो बोलोगे हाँ WHO की रिकमेंडेशन ये है। ये पूरा स्ट्रक्चर ही खराब हो गया है कि एक आदमी की गलती है जो हेड है, इस पे जब एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आए पूरी तरह से उस पे एक्शन लेना चाहिए। दुनिया भर के देश WHO की भूमिका, WHO के रिकमेंडेशन पर बिलीव करते हैं सर, उस पर चलते हैं, और वो गलत एडवाइजरी देगा तो खामियाजा तो सामने है सर। नहीं, आप कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है। सवाल उठाना ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन को दोषी ठहराना आपका काम नहीं है जी। जब हमें कुछ फैक्ट्स पता लगे हैं मीडिया के जरिए से या एक दो इधर उधर से जो न्यूज आई है, इसकी किसी ने अभी ये नहीं
देखा कि भाई ये गिल्टी इस वजह से है और ये इसका नतीजा सर, है। आई एम नॉट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्योंकि मेरे कुछ सवाल है की बॉडी है। सर, जनवरी फर्स्ट वीक में ये क्यों कहा WHO ने कि इंसान से इंसान में ये वायरस ट्रांसमिट नहीं होता? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैंने पहला सेंटेंस बोला कि ये गलत काम हुआ है। अब मैं ये भी बोल रहा हूं कि WHO एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है, UN के अंडर है, ये UN की बॉडी है। यूनाइटेड नेशंस को इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, उसके ऊपर अगर जो कोई दोषी है तो उसको दोषी ठहराना चाहिए कि सारी ऑर्गेनाइजेशन ही फेल हो गई तो उसको रिप्लेस करना चाहिए। पर ये जरूर आपकी बात है कि इतना तो बात सही है कि WHO ने जो वार्निंग्स दी है वो बहुत लेट दी है और कहीं कहीं जगह बहुत गलत दी है, ये बात सही है। आज के दिन में WHO जो काम कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है, खास करके जैसे अब इन दवाइयों का काम है कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, वैक्सीन कैसे बनेगी, उन देशों में तालमेल कराना, ये सॉलिडारिटी ट्रायल चलाना, ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं आपको ये एक सिर्फ बात कर रहा हूँ कि इसकी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देख के काम करना चाहिए, ऐसे नहीं कि जो आप सेंसेशन में हम उनके आगे उल्टी सीधी बातें करते हैं। सेंसेशन का इशू नहीं है सर, WHO की साख अब तक बहुत ऊंची रही है और दुनिया का हर मुल्क जो भी 200 से ज़्यादा उसके मेंबर्स हैं WHO की गाइडलाइंस हेल्थ के मामले में मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साख थी, 4 दशक से ज़्यादा का इसके गठन का वक्त हो गया, 5 दशक 6 दशक का। उसके बावजूद इस तरह की लापरवाही होना एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, उसका खामियाजा दुनिया तो भुगत रही है ना सर। मैं तो दुनिया के पर्सपेक्टिव से ये बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट एक्सपर्ट। सुनो मेरी बात, आप ये जो है आपके लिए और मेरे लिए ये काम करना और यहाँ ऐसे जजमेंट पास करना ठीक नहीं है, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। ट्रंप की बात सुनने पे तो मैं बिल्कुल उसके साथ नहीं हूँ, उसका तो दिमाग ही अलग है। उस आदमी के पीछे आप लगे रहोगे तो आप भी खुद धोखा खाओगे। नहीं सर, मैं उसके पीछे नहीं लगा, बड़ी गड़बड़ करी है। मैं आपको 15 बार के वो स्टेटमेंट बता सकता हूँ जब ट्रंप ने चाइना की तारीफ की और कहा कि चाइना बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है। ट्रंप ने 15 से 17 बार ये बात कही और दुनिया को गुमराह किया। मैं भी उसका उल्लंघन कर रहा हूँ, पर ये मैं कह रहा हूँ कि जो अब ट्रंप कह रहा है उसके ऊपर मत जाओ, क्योंकि ट्रंप ने सबसे बड़ी गलती WHO से ज्यादा तो ट्रंप ने करी, आज भी कर रहा है। वो लोगों को कहता है इसका ये लॉकआउट का उल्लंघन करो और बाहर निकलो। अब ऐसी अगर जो प्रेसिडेंट किसी किस्मत हो किसी कंट्री की तो उसका तो बुरा हाल होगा ही जी। तो आप सर क्या चाहते हैं कि एक यूनाइटेड नेशन इसकी एक व्यापक और एक्सपर्ट्स के थ्रू जांच करे, आपको ऐसा लगता है सर? हाँ बिल्कुल करे और अच्छी तरह से करे, क्योंकि इसके जो आपने सवाल उठाए वो बिल्कुल सवाल ठीक है, वो आरोप जो लगाया है वो ठीक है, पर उसका जो क्रिटिसिज्म का हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें इतना पता नहीं है, हमें इंटरनल नॉलेज नहीं है क्या हो रहा था वहां। और ये भी सर मानते हैं कि उन्होंने इस पैंडेमिक के वक्त सही इंफॉर्मेशन दुनिया के देशों को नहीं दी, कंप्लीट नहीं दी, कुछ नहीं दी, सही बात है। और क्या अगर जो उनको इंटरनल कंफ्यूजन था, कई चीजें हैं जो आज तक कंफ्यूजन में है इस बीमारी के बारे में, पूरा क्लैरिटी किसी को नहीं है। अभी हम सारे इसी बात पे स्ट्रगल कर रहे हैं कि किस तरीके का भयंकर वायरस है ये, इससे कैसे लड़ाई करी जाए और कैसे इसकी दवाइयां और वैक्सीन बनाई जाए, ये आज तक सारी दुनिया लगी हुई है उसके पीछे। तो क्लैरिटी तो कई चीजों पे नहीं है, हवा उड़ती है, जैसे कई दवाई पे उड़ जाती है, कई किसी बात पे उड़ जाती है। पर ये आपका कहना जो मुद्दा आपने आज उठाया है, मैं बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, ये जरूरी मुद्दा उठाना ये आपका काम है, ये मीडिया का काम है कि ऐसी बातें हो तो उसका मुद्दा उठाना, और मैं आपको मुबारक देता हूं उस बात की। बट सिर्फ मेरा और आपका आर्ग्यूमेंट एक ही है कि इस पे जजमेंट हम अभी पास नहीं कर सकते। ऑल्दो लगता है कि उसके चीफ ने बहुत बड़ी गलती करी है, उसका मोटिवेशन क्या था, कैसे हुआ, इतना मैंने पहले बताया आपको कि एक मोटिवेशन तो ये हो सकता है कि चीन ने उसको इलेक्ट कराया था, ये सबको पता है जी, और उसकी वजह से इसका ये उनका आभारी है और उनका
पूरा उल्लंघन नहीं कर रहा, ये जरूरी हो सकती है, पर इसका मैं कह रहा हूं कि आज ये पब्लिक में बात आ गई है, आपने भी मुद्दा उठा दिया, इसका पूरा जांच होना चाहिए। ऑलराइट सर, मेरे साथ अनिल कुमार गुप्ता जी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के फॉर्मर आईएएस अफसर हैं और उत्तर प्रदेश और दुनिया भर में काम करने का इनके पास बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। बहुत स्वागत आपका गुप्ता जी। आज हम लोग WHO की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं। थोड़ा मीडिया के दूसरे मुद्दों से हट के हम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये बनता है क्योंकि कोरोना वायरस का जो ग्लोबल इम्पैक्ट है, इसका समय रहते WHO ने न तो सजेस्ट किया, न दुनिया से जानकारी साझा की, और जब देशों ने इसके बारे में मालूमात की तो उन्होंने इसका प्रतिरोध भी किया। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई। तो WHO की भूमिका सवालों के घेरे में है और मुझे लगता है कि इस पर एक व्यापक चर्चा दुनिया के हर मुल्क को करनी चाहिए। अनिल गुप्ता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जो विश्वसनीयता की बात हो रही है वो WHO की विश्वसनीयता की उतनी अधिक नहीं चर्चा में है जितनी डॉक्टर टेड्रोस, जो उनके हेड हैं, जो इथियोपिया से हैं, उनके रोल को लेकर बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये बात चल रही है कि डॉक्टर टेड्रोस खुद चाइना गए थे जनवरी एंड में और वो चाइनीज प्रेसिडेंट से मिलके लौटे जेनेवा, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि चाइना में पूरी पारदर्शिता अपनाई जा रही है और जो आंकड़े वो बता रहे हैं, जो वहां पर हो रहा है, उसके बारे में कोई तथ्य छुपाया नहीं जा रहा है। ये डॉक्टर टेड्रोस ने स्वयं कहा था। उसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आया है, ये डॉक्यूमेंटेड भी है। इसमें उन्होंने ये कहा कि चाइना के जो फ्लाइट्स बंद की हैं अमेरिका ने या करने जा रहा है, उसके बारे में उन्होंने टिप्पणियां की बाद में कि यह गलत हुआ है। उन्होंने, जैसा भी बात हो रही थी, ये भी कहा कि ह्यूमन से ह्यूमन तक ये नहीं जाएगा। अब दो बातें उसमें से उठ के आई हैं। वो पहली ये है कि पारदर्शिता क्या चाइना ने बरती, दूसरा क्या जो चाइना ने आंकड़े दिए वो क्या सही थे। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा 50% की बढ़ोतरी चाइना ने अपने आंकड़ों में स्वयं कर दी वुहान के। उन्होंने कहा ये आंकड़े पहले नहीं आए थे, अब आ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये भी आ रहा है कि जो आंकड़े हैं जो दिए हैं उससे बहुत अत्यधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है और ये तथ्य छुपाए जा रहे हैं। जी, जैसा डॉक्टर त्रेहन कह रहे थे, बहुत वरिष्ठ चिकित्सक हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चिकित्सक हैं, जांच तो होनी चाहिए, लेकिन मेरा यह कहना है जो पृष्ठभूमि, जो विश्वसनीयता की बात है, बड़ा पुराना ऑर्गेनाइजेशन है WHO, और डॉक्टर टेड्रोस भी मलेरिया के, और इज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट और मलेरिया के एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड में, लेकिन उनके बारे में जब वो इथियोपिया में थे, गंभीर आरोप हैं, ये आप कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में देख सकते हैं, जो 3 कॉलरा के एपिडेमिक थे इथियोपिया में, उन तथ्यों को छुपाने और खिलवाड़ करने के उन पर आरोप लगे हैं। मुझे नहीं मालूम कितना सही है कितना गलत है, ये सब साहित्य उपलब्ध है जी। तो ये जो विश्वसनीयता का प्रश्न WHO का आया है, ये डॉक्टर टेड्रोस की कार्य प्रणाली से, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उनसे आप क्या सजेस्ट करते हो कि WHO की भूमिका की जांच किस प्रकार से होनी चाहिए? देखिए, इसमें जो प्रोटोकॉल्स लेड डाउन है कि वो हेड हैं WHO के, उनकी जांच कैसे हो, वो कुछ प्रोटोकॉल्स बने होंगे, वो उसके हिसाब से होगी। लेकिन आज की डेट में उनकी विश्वसनीयता में बहुत बड़ी कमी आई है डॉक्टर टेड्रोस की, उनके स्टेटमेंट को लेकर। और ये जो चाइना ने नई फिगर्स रिलीज की हैं, इससे क्लियर हो गया है कि पहले की फिगर्स गलत थी और पारदर्शिता तो नहीं बरती गई और आंकड़ों से भी खिलवाड़ किया गया। तो और ये दुनिया भर के हेल्थ सिस्टम के साथ खिलवाड़ है। मनीष सिंघवी जी, चीन को क्लीन चिट देने में WHO ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई?
आखिर जब तक कोई जांच रिपोर्ट आई नहीं थी, कोई मेडिकल क्रेडेंशियल्स कुछ ऐसे थे नहीं, WHO ने कोई इंटरनल इंक्वायरी की नहीं थी, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन किया नहीं था, फिर कैसे इतनी जल्दी क्लीन चिट दे दिया WHO ने चाइना को? असल में पूरा जो प्रकरण है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है, तो कुछ भी स्टेटमेंट देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे प्रकरण में एक चीज स्पष्ट दिखाई पड़ती है, वो दिखाई पड़ती है WHO के डायरेक्टर जनरल का थोड़ा सा झुकाव, जो उनका प्रेजुडिस है चाइना के लिए, वो दिखता है कि कहीं ना कहीं एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर हमेशा वो चाइना को देते रहे अपने स्टेटमेंट्स में, अपनी चीजों में। इसको यूं भी कह सकते हैं कि WHO भी एक बॉडी है बीच में, जो अलग अलग होस्टाइल पावर्स के बीच में काम करती है, और जैसे बाकी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उतनी पावर भी उसके पास भी नहीं है, उतनी बजट भी उसका नहीं है। अभी 2019 में WHO का बजट $2 बिलियन का था, जो यूएस के किसी बड़े मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल के बराबर ही होता है, मतलब उतना ही उसका बजट होता है। अब एक तरफ चाइना है, एक तरफ यूएस है, यूके है, उनके बीच में कहीं ये फंसा हुआ। हम ये भी कह सकते हैं कि चाइना चूंकि शुरुआती लेवल पर वहां पर एपिडेमिक शुरू हुआ, उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग भी कर ली, तो बाद में बाकी दुनिया में जो फैला उसको मदद के लिए उनको चाइना को गुड बुक्स में रखना था, इसलिए उन्होंने किया, हम ये भी कह सकते हैं। लेकिन कुछ गलतियां स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ती हैं। जैसे 14 जनवरी को WHO ने ट्वीट किया, जिसमें कहा कि जो चाइना की इनिशियल फाइंडिंग्स थी उसके आधार पर कि ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलेगा, जिसकी बात बार बार आप कर रहे हैं। और उसी समय जिनेवा में मारिया नाम की उनकी जो कोविड-19 की टीम की थी, वो कह रही थी कि बहुत तेज रैपिड स्प्रेड करेगा। अब दोनों में कहीं ना कहीं देखिए कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब मारिया इस बात का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिनेवा में बता रही थी कि बहुत रैपिड स्प्रेड होगा, तो कहीं ना कहीं चाइना की इनिशियल फाइंडिंग्स से अलग जा रहा था। तो आप कह लीजिए कि चाइना ने WHO ने बैलेंस करने के लिए ट्वीट कर दिया, लेकिन उसका खामियाजा दुनिया भुगत रही है। मैं इस बात से आपकी सहमत हूं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू दिखाई पड़ता है कि WHO जब 22 जनवरी को अपने यहां मीटिंग करता है इस बात के लिए कि इसको वर्ल्ड इमरजेंसी घोषित किया जाए कि ना किया जाए, तो वहां पर खाली WHO या उसके ऑफिशियल्स नहीं है, 15 देशों के वहां पर एक्सपर्ट्स भी हैं, जिसमें यूएस भी है, यूके भी है, थाईलैंड भी है, उसके एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, और एक एम्पास बना हुआ है। वो कह रहे हैं इसको इमरजेंसी घोषित करी जाए कि ना करी जाए। अगले दिन फिर उस मीटिंग को कंटिन्यू किया, फिर एक एम्पास बना हुआ है, और उसके एक हफ्ते बाद फिर घोषित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वायरस को लेकर शुरुआती दौर में बहुत सारा कंफ्यूजन बना हुआ था। डॉक्टर संखवार, अभी क्या हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज में पहुंच गए? आप तो KGMU के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, आप तो बेहतर इसको समझ रहे होंगे। क्या हम कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल। नंबर ऑफ केसेस लगातार बढ़ रहे हैं भाई। नंबर ऑफ केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और कुछ प्रदेश जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वहाँ तो काफ़ी सिग्निफिकेंट मरीजों की संख्या बढ़ गई है। और हमारे लखनऊ में भी 1-2 जगह क्लस्टर निकले। कल एक जगह एक परिवार के 12 लोग संक्रमित पाए गए, जो राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती है। कोई ट्रेवल हिस्ट्री है उनकी? और जो उनके संपर्क में आने वालों की कुछ ट्रेवल हिस्ट्री बताई गई है। यही तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है। जी जी, तो वही है, तो वही कम्युनिटी ट्रांसमिशन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, और इसमें हमें लॉकडाउन का जो दिया गया है विशेष ख्याल रखना है, तभी हम लोग इस पर पार पाएंगे। अदरवाइज अगर एक बार ट्रांसमिशन का रेट बढ़ता गया तो बड़ा मुश्किल होगा, जैसा कि अन्य देशों में हो रहा है। जी, और WHO के से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हुआ है, उनके जो चीफ थे उन्हें बहुत ही अच्छे से और रिएक्ट करना चाहिए था। हमें जल्दी डिसीजन लॉकडाउन का लेना चाहिए था। एपिडेमिक घोषित करने में भी बहुत देर लगी, और उसका जो प्रोबेबल ट्रीटमेंट था वो जल्दी से नहीं प्लान किया गया, और ट्रीटमेंट का जो प्लान आया वो बहुत बाद में आया, और वो भी ट्रायल बेसिस पे चल रहा। वैक्सीन का जैसे ही शुरुआत हुआ था बीमारी, वैक्सीन का तुरंत शुरू हो जाना चाहिए था बनाने। ओके, डॉक्टर वेद प्रकाश, क्या हमने समय रहते तैयारी कर ली थी? देखिए ब्रजेश जी, जो सवाल हैं वो कई सवाल जायज़ हैं कि जो WHO की भूमिका रही है या चाइना की तरफ जो झुकाव की बात आ रही है, और इसमें 2 बात हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि ये एक नई बीमारी थी, इसके बारे में बहुत ज़्यादा शुरुआत में समझ नहीं थी, तो उसमें समझने में देर लगी। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि समझने में पहलुओं को देरी की बजाय एक जानबूझ करके चाइना का चूँकि रोल बिल्कुल इस तरह का संदिग्ध रहा है, चाइना हमेशा इस तरह के रोल करता रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित रहा हो, WHO को प्रभावित करने की कोशिश हुई हो, ये हो सकता है। अदरवाइज ये बहुत जिम्मेदार संस्था है जिस पे सवाल आ रहा है, और इन सवालों का जवाब भी उनको देना चाहिए कि जो परिस्थितियां हैं। मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि दुनिया जो भुगत रही है, हमें उसके बारे में तो बात करनी पड़ेगी ना।
नहीं, बिल्कुल करनी पड़ेगी और इसका जो जवाब है वो WHO को जो स्थिति है उसको क्लियर करना चाहिए कि जो सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं वो कैसी परिस्थितियां थी जिनमें उन्होंने ये जवाब दिए। मैं डॉक्टर नरेश त्रेहान का रुख करना चाहता हूं। डॉक्टर त्रेहान, मेरा एक सवाल ये है कि 4 महीने से ज़्यादा का वक्त सर हो गया है इस डिजीज़ को सामने आए और इसके दुष्परिणाम भी चाइना से लेकर अमेरिका तक दुनिया का हर देश भुगत रहा है। इन 4 महीनों में हम इसका कोई इलाज नहीं खोज पाए हैं सर। और अभी पिछले दिनों जर्मनी की चांसलर कह रही थी कि इसको जीरो डाउन करने या इस संक्रमण को रोकने में जर्मनी जैसे देश को अक्टूबर तक का वक्त भी लग सकता है या ज़्यादा भी लग सकता है। तो ये तो बात सही है, जैसे और हमारे साथी पैनलिस्ट ने भी बोला कि ये बहुत नई बीमारी है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये वायरस जो है बहुत कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी एक तो आरएनए होता है जो उसका इनर कोर है और उसके आसपास एक शील्ड होती है जो प्रोटीन्स की बनी होती है। अब वो प्रोटीन्स 4 तरीके की नई वो प्रोटीन्स हैं जिससे इतना तो पता लग गया कि ये कैसे जाके ACE2 इनहिबिटर के साथ जुड़ जाता है, उसी से नरिशमेंट लेता है और मल्टीप्लाई होता है। ये हमारी बॉडी में होते हैं रिसेप्टर्स जी। तो इसीलिए आपको ये देखना है कि ये इसको कोड को तोड़ना और उसको ब्लॉक करना ये आसान काम नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टेप्स लेने पड़ते हैं इसको साइंटिफिकली डेवलप करने के लिए, इसके लिए दवाई। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि 4 महीने हो गए, ये सही बात है। इसका जेनेटिक कोड ढूंढते ढूंढते ही टाइम लगा। उसके अगेंस्ट जो है दवाइयां जो टेस्ट करी जा रही हैं, जिसको हम कहते हैं रीपर्पस मेडिसिन, कि ये मेडिसिन पहले एग्जिस्ट करती थी, उनको जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, उसको रीपर्पस करके हम ये ट्राई कर रहे हैं कि ये इसके अगेंस्ट इफेक्टिव कितनी है और किस स्टेज पे यूज करनी चाहिए। नई दवाइयां जो कंपाउंड बन रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग कंपाउंड से, जैसे रेमडेसिविर है जो गिलियड अमेरिका में बना रही है जी। उसकी इफेक्टिवनेस भी कुछ पाई गई है और ये उम्मीद भी है कि आने वाले 3-4 हफ्ते में उसकी स्टडी जो खत्म होगी उससे कुछ हमें राहत मिल जाएगी। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि जो वैक्सीन नॉर्मली 8-10 साल लगते हैं, उसको 6 महीने के बीच में कंप्रेस करने की कोशिश करी जा रही है और ये उसकी ह्यूमन ट्रायल्स 1-2 की तो ऑलरेडी शुरू भी हो गई है, क्योंकि सेफ्टी एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये तो कहिए कि दुनिया के सारे साइंटिस्ट, और ये भी अच्छी बात है कि काफी तालमेल है आपस में, मिलके इसकी लड़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि कोई इफेक्टिव मेडिसिन या वैक्सीन फटाफट निकले जी। पर ये वायरस जो है ये अद्भुत इसलिए है कि ये ट्रांसफॉर्म हो गया। इसके लिए ऐसे वायरस पहले भी आए हैं। जो सार्स आया था वो भी बहुत डेंजरस था, पर उसकी स्प्रेड जो थी वो इतनी तेज नहीं थी जी, और उसको बड़ी जल्दी कंटेन कर लिया गया। सर मेरा एक और सवाल है। ये बहुत ही शैतान वायरस है। ये बहुत जल्दी स्प्रेड करता है और इसकी जो जिस तरीके से ये स्प्रेड हुआ है दुनिया में, कोई ऐसा वायरस आधुनिक टाइम में नहीं मिला जो इतनी जल्दी फैल जाए और इतना लीथल हो। सर मेरा एक सवाल है आपसे, क्या इस तरह के वायरस को हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं? पर ये तो बात चर्चा हो रही है कि वुहान में जो लेबोरेटरी थी, जिसमें शुरुआत में कुछ फंडिंग यूएस ने भी दी थी, ये आप समझे कि वो उस लैब में ये रिसर्च जरूर हो रही थी कोरोना वायरस के ऊपर, क्योंकि कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है, बट कोविड-19 जिसको नाम दिया गया, जो नई म्यूटेशन हुई है जी, ये नया वायरस है। अब ये लेबोरेटरी में उस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था या डेवलप हुआ और वहां से एस्केप कर गया, इसके ऊपर तो लंबी जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि चाइना ने, देखो आप ये भी देखो कि चाइना एक क्लोज कंट्री है, डिक्टेटर कंट्री है, उसको पेनिट्रेट करना भी बड़ा मुश्किल है। उन्होंने अभी तक परमिशन नहीं दी कि लोग इंटरनेशनल साइंटिस्ट जाके वहां पे इंस्पेक्शन कर सके। ये सवाल बहुत बड़ा शुरू होता है कि वो क्या छुपा रहे हैं। सर जिन्होंने दुनिया को खतरे में डाल दिया
वहां पर विश्व का एक होकर इस बात की जांच करनी चाहिए। और नहीं, आप जैसे नहीं, प्रतिष्ठित डॉक्टर भी उस पैनल के भीतर हों जो जांच करे अमेरिका के भीतर, चाइना के भीतर, कि वहां से कैसे वायरस स्प्रेड हुआ। आप एक और बात समझ लें, एक इंडियन लॉयर ने चाइना को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सू किया है कि ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम है, उसमें भी जांच होगी। अगर जो मेरे को उम्मीद है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस केस को एक्सेप्ट करेगा तो बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन हो सकती है इसकी। ये तो अभी तो शुरुआत हुई है, पर आज के दिन हमारा काम क्या है? जुट के इस बीमारी की लड़ाई करनी है। हमें अपने आप को, अपने कम्युनिटी को, अपने देश को बचाना है, और उसके बाद जो हम दुनिया की भी हेल्प कर सकते हैं वो भी करनी है। सर एक और बड़ी चिंता है, इस टाइम विवाद जो है, विवाद की अगर हम इस investigation कोरोना होने से दो। बच जाएंगे तो इस चीज की गारंटी कौन लेगा कि आगे इससे खतरनाक वायरस नहीं आएगा। अब हमको ये तो तो WHO की भूमिका UN से ज्यादा बड़ी हो गई है। अरे भाई साहब, आप सीधी बात सुनो। आइए, मैं तो इसलिए तो आपसे, मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। क्या आने वाला है किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये जो किसी ने बहुत, एक टॉम फ्रीडमैन है अमेरिकन राइटर, उसने बहुत अच्छी तरह से बोला है। कहते हैं कि ये लड़ाई जो है मदर नेचर और फादर ग्रीड की है। दुनिया इतनी ग्रीडी हो गई थी कि इसके हम एकदम गुम हो गए कि हमने हेल्थ फैसिलिटीज पे तवज्जो ही नहीं दी। हमारे सिस्टम्स बिल्कुल वीक है जी, हमारी पब्लिक हेल्थ बहुत वीक है, जिस पे हम कई सालों से चर्चा हो रही है। अब दुनिया जो इससे निकलेगी जब दुनिया, तो उम्मीद ये है कि दुनिया पहले से डिफरेंट होगी, हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट होगी। क्योंकि ये जो वायरसेस हैं, इन्फेक्शंस हैं, या और कैलामिटीज हैं, वेदर चेंज देखो आप, ये सब डिजास्टर्स हो रहे हैं, ये हमारे क्रिएटेड हैं। सर ये दुनिया में इसीलिए- आपको क्या लगता है कि हम इस संक्रमण को पूरी दुनिया मिलकर कब तक रोक पाएगी? क्योंकि 4 महीने से तो अभी हमें लगता है हमने पीक देखा नहीं है, पता नहीं पीक देखो, कैसा होगा इसका। हिंदुस्तान में और मैं कहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप्स लिए हैं। एकदम लॉकडाउन जो हुआ और दूसरा जो लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है, इससे बहुत तकलीफ भी हुई है लोगों को। ये समझने की बात है कि कई लोगों के ऊपर बहुत तकलीफ आ रही है, पर हमारा ये फर्ज है कि हम उन सबको हेल्प करें। पर इससे अगर जो बीमारी थम रही है, क्योंकि इससे क्या है कि हमें डिले हो गई है, अब ये हम बचेंगे या नहीं बचेंगे तो टाइम बताएगा। मेरा ये विचार है कि ये अभी तक पीक करेगा कभी न कभी। सर मेरा क्या मानना है पर कि हमें लॉकडाउन ये आपके delay पास एक करने से गोल्डन टाइम तैयारी है। का टाइम मिल गया। इस वक्त आपको बहुत एग्रेसिवली टेस्टिंग में जाना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम बहुत कीमती है। क्या भारत में हम वो बेहतर तरीके से लॉकडाउन के समय का उपयोग कर पा रहे हैं? देखो, पूरी तरह से वो तैयारी हुई, शुरू से हुई, स्लोली। ये किट्स की कमी की वजह से दुनिया ने बहुत प्रॉब्लम हुआ। हमने जो किट्स ऑर्डर किए थे वो अमेरिका ने दुगनी प्राइस देके ले गए। तो ये आजकल बहुत ही, ये कई इसमें पहलू हैं जिसका हमें समझ भी नहीं है। पर गवर्नमेंट, मैं ये जरूर बोलूंगा गवर्नमेंट के लिए कि इस मामले में इंडियन गवर्नमेंट ने जो किया है उसकी सराहना करनी चाहिए। टेस्टिंग बढ़ रही है, जैसे जैसे किट्स आ रहे हैं जी, हर एक गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है। टेस्टिंग बढ़ रही है। आपने देखा होगा इटली में नहीं हो सकी, अमेरिका में नहीं हो सकी, पर इंडिया ने फिर भी सर, मैं बढ़ाते जा घूमकर रहे फिर बढ़ाते एक जा सवाल रहे पे हैं। आता हूं और सर। मेरे को उम्मीद मैं है कि आपसे आने भी वो वाले सवाल हफ्ते, करूंगा 10 दिन सर। में बहुत अच्छी हो जाएगी। और अनिल गुप्ता जी से भी मैं वही सवाल पूछूंगा कि अच्छा भारत, जी, मैं एक सवाल का हेलो। जवाब लूंगा फिर मैं आपको छोड़ दूंगा सर। एक सवाल केवल अच्छा ठीक है। कि भारत जैसे विकासशील देश या पुअर कंट्रीज दुनिया की और हैं, उनका WHO में इतना से क्यों नहीं है? अमेरिका, यूरोप और चाइना की इतनी दखलंदाजी क्यों है WHO में? और हमारे जैसे विकासशील देश जिनके पास संसाधन सीमित हैं, हमारी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका WHO के फॉर्मेशन में क्यों नहीं है सर? और हमें क्या करना चाहिए अब? देखिए, ये फंडिंग से रिलेटेड है। चाइना की फंडिंग अमेरिका के बाद नंबर 2 वो फंड करता है चाइना, और कंट्रीज़ भी फंडिंग करती हैं। जब ये 2017 में
जिनेवा में हेल्थ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन हुआ था डॉक्टर टेड्रोस का, तो इंडिया ने और चाइना ने और कुछ कंट्रीज़ ने डॉक्टर टेड्रोस के पक्ष में ही वोट दिया था। तो हमारा वोटिंग राइट है, लेकिन आपका प्रश्न है कि इतना से क्यों नहीं है, वो रिलेटेड है कि हमारी सर वाई कितनी नॉट हम फंडिंग लोग है डॉक्टर उनके नरेश साथ। त्रेहन को डब्ल्यूएचओ मेरा के अपना चीफ के मानना तौर है पर कि- आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते? भारत जैसे विकासशील देशों को आगे बढ़ाना चाहिए, ये आगे आए। चल रही है। बिल्कुल साउथ एशियन स्वागत- कंट्रीज आगे आए, सार्क जैसे बिल्कुल स्वागत समूह है हैं, ये डॉक्टर आगे साहब। आए। विकासशील देशों का हिस्सा होना चाहिए सर। ये पॉलिटिक्स है भाई साहब। लेकिन डॉक्टर त्रेहन तो मुस्कुरा रहे हैं, उनका वही बताएंगे कि वो बनना चाहेंगे नहीं। माफ करिए, मेरे को अपना काम करने दो। तो ऐसा है कि ये ऐसा पॉलिटिकल मामला है, जैसे बोला साहब ने कि ये पॉलिटिकल मामला है, इसमें फंडिंग और बहुत जुस्तजू होती है। कहीं इंडिया जीतता है, कहीं इंडिया हार जाता है, पर ये तो चलता जाएगा। और पर ये सर आई बड़ी बुरी पर्सनली बात है कि इसमें रिक्वेस्ट, politics है। क्योंकि डब्ल्यूएचओ अब कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रह गई है सर। अब तो ये दुनिया को मिटाने या दुनिया को बचाने वाली संस्था हो गई है। ये यूएनएससी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। नहीं नहीं, बहुत सही बात है आपकी। ये तो बहुत दुख की बात है कि ये जो क्लाउड बना है टेड्रो के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी चाहिए थी। पर एक बात है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए एक बहुत ही विद्वान की जरूरत है, जो मेरे को नहीं समझ के टेड्रो की बस में है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर त्रेहन। आपकी कोई इमरजेंसी कॉल आ रही है, मुझे संदेश मिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो अनिल गुप्ता जी, आप ही से बात आगे को बढ़ाते हैं। डब्ल्यूएचओ जिन संदेह के दायरों में है, पूरी दुनिया को उसने खतरे में डाला है। अब अगर कोई जांच इसकी हो तो जांच का प्रारूप क्या होना चाहिए? विकासशील देश या जो गरीब मुल्क हैं, पुअर कंट्रीज हैं, उनकी भी डब्ल्यूएचओ में अब कोई एक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। और डब्ल्यूएचओ की अब रीस्ट्रक्चरिंग का वक्त आ गया है। देखिए, इस समय तो पहला जो प्रश्न है वो ये है कि जो डॉक्टर टेड्रोस के स्टेटमेंट आए, जो उन्होंने जो चाइना की जो हालात थे वो खुद गए थे जनवरी एंड में, उसके बाद फरवरी तक उन्होंने पूरे विश्व को आगाह क्यों नहीं किया, ये सब जांच का विषय है। जहां तक रीस्ट्रक्चरिंग की बात है, ये मेरे ख्याल में दूसरी स्टेज में इसकी बात हो सकती है अभी। और जो जांच का भी विषय है वो मेरे ख्याल में इस समय सबको मिलकर एकजुट होकर इस कोरोना वायरस से लड़ाई करनी पड़ेगी। इस समय वो जांच भी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर जांच की बात आती है तो मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो चाइना में लेबोरेटरीज हैं उनमें अमेरिका के साइंटिस्ट के पद खाली पड़े हैं। जो लेबोरेटरीज जिसमें अमेरिका से कोलैबोरेशन था, अमेरिका ने भी अपने साइंटिस्ट के पद खाली रखे, क्यों नहीं भरे? एटलीस्ट उन साइंटिस्ट से उनको सूचना आती रहती, प्राप्त होती जी। तो कई स्तर पर कई लोगों की कई जगह गलतियां हुई हैं। और एक बात मैं ये भी यहाँ पर इंगित करना चाहूँगा, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इतने बड़े बड़े और इतने पावरफुल देश की बात हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी? वहीं देखिए इजराइल की मोसाड ने, अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिटरेचर भी आ गया है और ये बात बाहर निकल के आई है, इजराइल की जो इंटेलिजेंस मोसाड है उसने हेल्थ मिनिस्ट्री के कामों में इंटरफेयर करके जो वेंटिलेटर्स थे, जो किट्स थे, वो फरवरी एंड से और मार्च में ही सारे उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री पे उन्होंने सलाह दी। और इजराइल ने कैसे वो मंगा लिए सब। जी। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहीं फेलियर अन्य कंट्रीज का, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो चाहे अमेरिका, वो इंटेलिजेंस फेलियर के भी प्रश्न उठ रहे हैं। इसके बारे में काफी साहित्य उपलब्ध हो गया है जो पब्लिक डोमेन में है। तो जी। अब जिन्हें वक्त रहते पता एक चल तरफ गया, उन्होंने WHO अपनी है, एक तैयारियां तरफ की। इन कंट्रीज की जी 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 यही मेरा और डॉक्टर संखवार, क्या ये वायरस बार बार अपना आरएनए और बिहेवियर पैटर्न चेंज कर रहा है, जिसका जिक्र अभी डॉक्टर त्रेहन कर रहे थे? हाँ, बिल्कुल सही है। ये जो है कोरोना वायरस तो ऐसा पहले से भी एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन इसके जीनोम में कुछ परिवर्तन हुआ, परिवर्तन किए गए लैब में या ऐसे ही हुआ, ये अभी सुनिश्चित नहीं है।
जिसकी वजह से इसकी जो विरुलेंसी होती है, जो इसकी तीव्रता होती है वो बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से फैलता भी है। और फैलने के बाद इसका जो शरीर के अंगों पर संक्रमण है वो बहुत तेज़ी से होता है। ये किस तरह से शरीर के भीतर अंगों को काम करने से रोकता है? आप लोगों ने देखा होगा, स्टडी किया होगा, किस तरह से ये बाधित करता है शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को? इंटरनल ऑर्गन को मुख्यतः ये जैसा कि रेस्पिरेटरी तंत्र को ज़्यादा प्रभावित करता है, तो जो उसकी एल्वियोलाई वगैरह होते हैं उनमें जाकर के जिसको कहते हैं सूजन जनरेट करता है, तो जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है लंग से वो नहीं होता है। इसका फिर हार्ट पर भी असर पड़ता है, तो इन रिजल्टेंट मल्टी ऑर्गन फेल्योर बाद में हो जाता है और डेथ हो जाती है पेशेंट की। और जो पेशेंट ऐसे जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है और उनको कोप अप करने का समय मिल जाता है, तो ऐसे पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। पर आपकी लेबोरेटरी में मैंने देखा है कि अधिकांश जो टेस्ट हो रहे हैं और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें हर उम्र के लोग हैं, कोई ऐसा कि नहीं सिर्फ बुजुर्ग ही हों? हाँ नहीं, हर उम्र के लोग हैं, तो ज़्यादातर जो कम उम्र के लोग हैं लेस देन 50 ईयर के हैं तो ठीक भी हो रहे हैं। अपने यहाँ ठीक होने का काफ़ी अच्छा रेट, हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से अब तक 11 लोगों को छुट्टी किया इस गया चीज़ है। की गारंटी है कि एक बार कोरोना नहीं हुआ दोबारा उस व्यक्ति के भीतर नहीं उभरेगा वो? हाँ नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है और अभी तो इस पर स्टडीज होंगी तो और क्लियर पता चलेगा। पल्मोनोलॉजिस्ट वगैरह लगे हुए हैं उनके लिए। और साथ में कुछ वहाँ ना उसका स्टडी आया जहाँ देखा गया कि रीसर्जेंस हुआ, मतलब पहले उनको हुआ था कोरोना, ठीक हुआ, लेकिन बाद में फिर होने का। और डॉक्टर वेद प्रकाश, रीसर्जेंस के कितने चांसेस हैं, पहला सवाल। और दूसरा, दुनिया के समक्ष इस समय जो संकट है वो पीपीई प्राप्त करने का है। मैं देख रहा हूँ कि दुनिया के तमाम देश, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, ब्रिटेन हो, तमाम देश इस वक्त पीपीई के उपलब्धता के संकट से जूझ रहे हैं। ज़्यादातर माल सप्लाई हो रहा है या तो चीन से या टर्की से, और दोनों की प्रायोरिटी में भारत नहीं है। देखिए, जो रिसर्जेंस की बात है, पहला सवाल मैं आपको जवाब दूं, ये रिसर्जेंस या तो एक स्ट्रेन के चेंज से हो सकता है कि वो बदलाव आ गया उसके अंदर, जैसे म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन से एक वायरस डेवलप हुआ, अगर उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बदलती हैं तो रिसर्जेंस हो सकता है। लेकिन जब एक वायरस को लेकर के जिस इंडिविजुअल में बीमारी हो चुकी है और उसके अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, तो उसके जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं कि ऐसा कोई चांस आएगा कि वो रिसर्जेंस सेम स्ट्रेन से हो पाएगी। एक बात तो ये। दूसरा, जो पीपी को लेकर के आपने सवाल किया है ब्रजेश जी, मैं बताऊं कि ये सबसे महत्वपूर्ण आपका सवाल है जो अब हम डील कर रहे हैं इस क्राइसिस को, क्योंकि ये अगर युद्ध लड़ा जा रहा है तो यही हथियार हैं। करेक्ट बात, यही मिसाइल है, यही एटॉमिक बॉम्ब है, यही हम लोगों के लिए जो इसके लिए जो वॉरियर्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हों या जितने भी नर्सिंग स्टाफ से लेकर के मीडिया के लोग, पुलिस के लोग, या फिर जितनी भी चेन है सप्लाई की, इन सब की जो सेफ्टी है, क्योंकि ये लंबा चलने वाला है। ब्रजेश जी मैं बताऊं, ये बहुत जल्दी से इस पे हम लोग मैं तो चिंतित हूँ। जब से मैंने जर्मनी की चांसलर का स्टेटमेंट सुना है मैं चिंतित हूँ। उन्होंने कहा जर्मनी जैसा कंट्री जिनके यहाँ दुनिया की बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ मौजूद हो, उन्होंने भी कहा कि 1-1 करने में, यानी एक व्यक्ति से संक्रमण को रोकने में हमें अक्टूबर भी लग सकता है। बिल्कुल, देखिए, और ज़्यादा समय भी लग सकता है। कुछ लोगों ने 2 साल तक का प्रिडिक्शन किया है कि हम लोगों को इसको काबू कर पाएंगे, लेकिन इतने समय तक लॉकडाउन्स नहीं रह सकते हैं जी। साथ ही साथ अब हम लोगों की चुनौती आगे ये है कि हम इसको काम जो हमें करना है उसको भी शुरुआत करें, और इसके बचाव को भी हम लोग इसको एक लर्निंग एक्सरसाइज की तरह से लें। जो लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें हमारे लोगों को समझना होगा। मनीष सिंघवी जी, WHO की जो भूमिका रही है, और भारत जैसे विकासशील देश जिनकी स्टेक बहुत बड़ी है, हमारी आबादी भी बहुत बड़ी है, क्या अब ये वक्त है कि विकासशील देशों को WHO की इस स्ट्रक्चरिंग और इस तरह के वर्किंग एटीट्यूड की मुखालफत करनी चाहिए, और हमको दुनिया के समक्ष ये बात उठानी चाहिए कि WHO ने क्या गंभीर गलतियां की हैं, और उन गंभीर गलतियों का खामियाजा आज पूरी दुनिया भुगत रही है? एक्चुअली ये जो वर्ल्ड एजेंसीज हैं ये भी बहुत सारी पॉलिटिक्स की मारी हुई हैं, और ये जो हॉस्टाइल पावर्स हैं ना उनके बीच में पिसी रहती हैं। हर आदमी अपना स्टेक क्लेम करने के लिए उस पर दबाव बनाता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की तो बात ही, मतलब जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वो तो बेचारे मूक दर्शक से बने देखते रहते हैं। तो आपका सवाल पूरी दुनिया में एक नए स्ट्रक्चरिंग की बात करता है। उम्मीद करते हैं हम सब लोग कि ऐसा हो
कि जो बड़े स्टेक होल्डर्स हों उनकी भूमिका बढ़े, उनकी सुनी जाए। और इस पॉलिटिक्स में असल में होता क्या, जो पैसा दे रहा है वो एकदम अपनी बपौती बनाकर बैठा हुआ है। अमेरिका की धमकी क्या है, ट्रंप अपनी इनिशियल गलतियों को छुपाने के लिए सिर्फ सारा ठीकरा WHO पर फोड़ना चाहते हैं। तो सबसे आसान क्या, हम आपकी फंडिंग रोक देंगे। भाई ठीक है, आप रोक दीजिए, आपके पास पावर। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब UN बना तो एक आपस में एक सहमति बनी गई थी कि जो प्रॉस्परस नेशंस हैं वो जो थोड़ा कमजोर नेशंस हैं उनकी मदद करेंगे और पूरी दुनिया से पॉवर्टी को हटाने के लिए काम करेंगे। तो ये एक फीलिंग थी जिसमें पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक भावना थी। आज जब ट्रंप कहते हैं हम WHO की फंडिंग रोक देंगे तो उस भावना से इतर जाकर बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके WHO में मैक्सिमम जो बड़े अधिकारी हैं वो तो आपके यहाँ के ही हैं, US के ही हैं। उन्होंने क्यों नहीं आपको आगाह किया? तो कहीं ना कहीं इस पूरी कुएं में भांग पड़ी हुई है। और मैंने कहा नहीं, आप जो गंभीर प्रश्न उठा रहे हैं उसके लिए आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, मेरे ख्याल से डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को उठ के खड़े होना पड़ेगा। ऑलराइट, अनिल गुप्ता जी, अंतिम सवाल है आपका, हम लोग कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं, कि कोरोना वायरस का मामला किसी एक देश का मामला नहीं, ये दुनिया का मामला है। ये किसी एक घटना का मामला नहीं है, पूरी दुनिया इसको भुगत रही है। तो इस प्रकार की घटनाएं अगर भविष्य में भी होती रही, अभी तो हम इससे कैसे बचें ये संकट है, दुनिया खतरे में है। और अब हमें लगता है कि ये वक्त है कि हमें WHO को UNSC से ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, और सिर्फ कुछ बड़े और कुछ ताकतवर देशों के कब्जे में WHO ना रहे, बल्कि एक वैश्विक संगठन को और विश्व समुदाय को रिप्रेजेंट करे। जी हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जो दूसरी बात है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को उसकी रीस्ट्रक्चरिंग हो, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये है कि हम इससे कैसे अपना बचाव करें। देखिए, पूर्ण बचाव की स्थिति तब आएगी जब कोई वैक्सीन डेवलप हो जाएगी। जब तक वैक्सीन डेवलप नहीं होती है, चाहे जो हम लॉकडाउन कर रहे हैं, ये एक जो कर्व है, जो ग्राफ है, उसको फ्लैटन करने के लिए कर रहे हैं। ये बीमारी को इरेडिकेट या हटाने के लिए नहीं कर रहे हैं। इससे बीमारी नहीं हटेगी, जो उसकी बढ़ोतरी हो रही है वो केवल फ्लैटन होगी। अभी हम जो कार्य ये कर रहे हैं और इसको तो हमें करना पड़ेगा। और आप अक्टूबर कह रहे थे, मेरी समझ से ये 1.5-2 साल भी जा सकता है। अगर आप पूर्व इतिहास देखेंगे, जब स्पेनिश फ्लू आया। जी, ऑलराइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वक्त का अभाव है, मुझे डिबेट को यहीं पे रोकना पड़ रहा है। कोरोना की लड़ाई में WHO की लापरवाही पूरी दुनिया पर भारी पड़ी है। WHO एक के बाद एक गंभीर गलतियां करता रहा। WHO ये बताता रहा कि ये इंसान से इंसान में ट्रांसमिट नहीं होता, तब ये इंसानों के बीच फैलता रहा। WHO जब चाइना पर ट्रैवल बैन का लगा रही थी दुनिया के दूसरे देश, तब वो विरोध कर रहा था और चाइना के पक्ष में खड़ा था, और इस पैंडेमिक को उसने असेस करने में बहुत गंभीर चूक की है। ये गलती है या कोई साजिश है या कोई लापरवाही है, यूनाइटेड नेशन को इसकी एक जांच करनी चाहिए। ICJ को भी इसके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, और ये समझा जाना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। जिनको दुनिया भर ने इस काम की चौकीदारी दी थी, इस बात की जिम्मेदारी दी थी कि वो दुनिया भर के हेल्थ के मामलों की निगरानी करें, वो अपनी चौकीदारी में और अपने काम में फेल हुए हैं। WHO की भूमिका इस पूरे प्रकरण में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर बहुत ही रहस्यात्मक, संदेहात्मक और डाउटफुल रही है, और इसकी व्यापक और कठोर जांच किए जाने की जरूरत है। आप सब अपना ध्यान रखें, क्योंकि मामला पूरी दुनिया के लिए है और खतरा पूरी दुनिया पर है। हर कोई खतरे में है, हर देश में मुसीबत आई हुई है। आप सब अपना ध्यान रखें, घरों के भीतर रहें, ये वक्त बहुत कठिन है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।